गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने अध्यारोपण प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थेवेनिन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय के द्वारा जटिल जाल परिपथों की समस्याओं का हल करना। तो अगर किसी परिपथ के अंदर कोई ऊर्जा स्रोत और प्रतिबाधाओं से युक्त जो है द्विटर्मिनल रैखिक जाल है, तो उसको एक दूसरे परिपथ में प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसके अंदर सिर्फ 1 वोल्ट का स्रोत, जिसका विद्युत वाहक बल EQ और जिसकी प्रतिबाधा ZEQ सीरीज़ में होती है। ठीक है, ZL जो है वो जो भी टर्मिनल जो रहता है जिसके ऊपर हमें वोल्टता या धारा का मान ज्ञात करना होता है, वो ZL के रूप में हम लोग सर्किट में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अभी हम लोग इसका जो कथन है वो देखते हैं कि थेवेनिन प्रमेय का कथन क्या होता है। थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल रैखिक जाल एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें केवल 1 वोल्ट का स्रोत EEQ व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ होती है। स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है वो जाल के लोड टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा ZEQ टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है आपको आगे जैसे हम इसका डेरिवेशन और सब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे। तो अभी जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम यहाँ पे है कि एक N टर्मिनल, मतलब जैसे कि N लूप हो या कुछ हो, तो उसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है जिसके आउटपुट जो टर्मिनल हैं A और B, जिनमें एक लोड जुड़ा हुआ है। तो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसको आप एक ऐसे सर्किट में बदल सकते हो जिसके अंदर सिर्फ केवल 1 वोल्टेज सोर्स होगा जिसका विद्युत वाहक बल EEQ और प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में ZEQ होती है। ये ZEQ कैसे मेज़र करते हैं? ZEQ जो है, जिन टर्मिनलों पे हमें वोल्टेज या करंट मेज़र करनी है उन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है ये ZEQ। जिस किसी पे भी मेज़र करना है वहाँ ये ZEQ मेज़र करना है हमें। यानी कि जैसे अब किसी भी सर्किट के अंदर कह दे कि R3 या R2 जिसमें से भी हमें धारा का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें अगर ZEQ निकालना है तो जिस एलिमेंट में से निकालना है वहाँ उसके टर्मिनल जो होंगे उन पे मापित प्रतिबाधा, और EEQ क्या है, और उन्हीं टर्मिनलों के मध्य मापित वोल्टता होती है ये। ठीक है, ZEQ जब हम मेज़र करते हैं ना, तो सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। लास्ट जैसे हमने सुपरपोजिशन वाली थ्योरम है उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी वोल्टेज सोर्स को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं। जहाँ वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे जो कोई भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो शो कर देते हैं। अगर नहीं रहता, आइडियली नहीं रहता, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्टेटमेंट है। आगे हम लोग इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। हमारे पास एक सर्किट दिया गया है जिसके अंदर वोल्टेज सोर्स है E, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिबाधा है ZS, और आगे हमारे सर्किट के अंदर Z1, Z2, Z3 3 रैखिक प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई है और लोड ZL जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें ये जो लोड ZL जुड़ा हुआ है A व B टर्मिनलों के मध्य, इसमें से प्रवाहित धारा का मान जैसे ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग मानते हैं कि विद्युत स्रोत E से IS मान की धारा जो है वो सर्किट के अंदर प्रवाहित होती है, जिसमें से IL जो है वो लोड में चली जाती है, और जो IS माइनस IL है, IS माइनस IL वो हमारे Z3 के अंदर गुजरती है। ठीक है, अब इस सर्किट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, IS का मान निकालेंगे कि IS क्या है। तो IS तो जो है वो E से निकलने वाली कुल धारा है, नेट धारा है परिपथ की। तो नेट धारा तो क्या होती है, जो टोटल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी वोल्टता बटे कुल प्रतिबाधा होती है। तो
तो वोल्टेज सोर्स की कुल वोल्टता तो E है, और सर्किट की जो प्रतिबाधा है कुल, वो क्या होगी देखो। अब यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं इस वोल्टेज सोर्स से। तो Z1 और ZS जो हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। फिर यहाँ पे एक नोड आ जाता है, ठीक है, इधर कोई रेजिस्टेंस है और इधर वाले आपस में सीरीज़ में है। इसका मतलब Z2 और ZL जो है वो तो सीरीज़ में है, लेकिन यहाँ एक नोड है, तो ये Z2 प्लस ZL जो है वो Z3 के साथ समांतर क्रम में होंगे, और इनका जो नेट रहता है वो इसके साथ सीरीज़ में आएगा। इस तरीके से हम लोग इसके इस तरीके से हम इसके अंदर क्या करेंगे, Z3 और तो इसके अंदर ये ZS और Z1 सीरीज़ में है, और यहाँ नोड है, और Z2 और ZL सीरीज़ में है। Z2 प्लस ZL जो है वो Z3 के साथ समांतर क्रम में है, और ये इनका जो समांतर क्रम के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो Z1 प्लस ZS के साथ सीरीज़ में है। इस तरीके से इनकी जो कुल प्रतिबाधा है, देखिए इधर क्या हो जाती है, Z1 प्लस ZS सीरीज़ में है और Z2 प्लस ZL सीरीज़ में है, और ये Z3 के साथ पैरेलल में है, और इनका पैरेलल के बाद जो रिज़ल्ट है ये वो Z1 प्लस ZS के साथ सीरीज़ में है। इस तरीके से हमारी कुल प्रतिबाधा जो है वो ये आ जाती है, ठीक है। कुल प्रतिबाधा ये आ जाती है। तो हमारी जो करंट है IS, ये मैंने थोड़ा पहले दूसरा सॉल्व कर दिया है। पहले हम लोग IS देख लेते हैं। IS क्या हो जाएगा, E बटे नेट इम्पीडेंस, ठीक है, वोल्टता बटे कुल प्रतिबाधा जो होती है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टता E और कुल प्रतिबाधा जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला था वो आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लोड धारा का मान ज्ञात करेंगे। लोड धारा यहाँ पे क्या है, IL। तो देखिए समांतर जो धाराओं का वितरण नियम है वो ये कहता है कि अगर जहाँ किसी नोड से कोई मुख्य धारा जो है ये है, जैसे मुख्य धारा क्या है IS, ये दो भागों में टूटती है। जैसे एक तो IL में जाएगी, एक IL के फॉर्म में जाएगी, दूसरी IS माइनस IL इसमें जाएगी, IS माइनस IL इसमें जाएगी Z3 में, यानी कि दो भागों में टूट रही है। तो इन दोनों शाखाओं में धाराओं का जो अनुपात है वो इनकी प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये धाराओं का वितरण नियम कहता है। यानी कि IL जो है, IL और IS माइनस IL इन दोनों का अनुपात जो है, जैसे अगर हम लिखेंगे, अभी मैंने ये निकाल के भी रख रखा है, जैसे ये रहा IL और IS माइनस IL, इनका अनुपात, जैसे IL किस में से जा रही है, Z2 प्लस ZL में से, और IS माइनस IL किस में से जा रही है, Z3 में से। यानी कि धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के अनुपात के बराबर होता है। और इसको निकाल भी सकते हो आप, जैसे हम लोग क्या है, सर्किट को जब सोल्व करते हैं ना, तो ये जैसे ये है इसके अंदर, तो जैसे IL का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, IL का मान ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास IS नोन है, तो IL बराबर होता है जो दूसरी शाखा है उसकी प्रतिबाधा बटे दूसरी और पहली जो दोनों शाखाएं हैं उनकी प्रतिबाधाओं का जोड़ इनटू IS। जैसे मान लीजिए मुझे Z3 में से जो IS माइनस IL जा रही है उसका मान ज्ञात करना होता, तो मैं क्या करती, इससे अदर जो ब्रांच है, दूसरी ब्रांच कौन सी है, Z2 प्लस ZL वाली, तो हम लिखते Z2 प्लस ZL बट्टे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IS, इस तरीके से। और अगर हमें IL ज्ञात करना है तो हम पहले लिखेंगे Z3 बट्टे इन दोनों की शाखाओं के प्रतिबाधाओं का जोड़ इनटू IS। ये मैंने आगे लिखा भी है, ये देखो IL, जो IL है वो बराबर होगा, दूसरी ब्रांच का प्रतिबाधा है Z3 बटे दोनों की प्रतिबाधाओं का जोड़ इनटू IS। और इसी तरीके से IS माइनस IL, तो दूसरी प्रतिबाधा का जोड़ है Z2 प्लस ZL बटे टोटल प्रतिबाधा इनटू IS। जब आप इसमें से इसको डिवाइड करोगे ना, इस ऊपर वाली में से नीचे वाली को डिवाइड करोगे, तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से भाग देने पर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अभी हमें क्या है, हमें सिर्फ IL का मान चाहिए, तो IL जो है वो किसके बराबर है, Z3
और बटे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू आई एस। और आई एस जो है हमने यहाँ पे निकाला था लास्ट, तो इस आई एस का मान यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो आई एल इज़ इक्वल टू ई Z3, ऊपर वाला तो इसके साथ रह गया Z3, है ना, ये दोनों। और उसके बाद में देखो, जब हम लोग ये नीचे वाला पोर्शन देखते हैं ये, तो इसमें Z2 प्लस Z3 प्लस ZL ऊपर भी है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और उससे पहले क्योंकि ये गुणा में है यहाँ पे, है ना, ये गुणा में है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जैसे अलग कर दें तो एलसीएम आएगा, तो ये इससे गुणा होगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, फिर ऊपर वाले से कट जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली ये आ जाता है। फिर से देखो एक बार, जैसे अभी ये दोनों डॉट में है, गुणा में है, ये है आई एल जो है उसका मान, तो आई एल में जैसे ये प्रतिबाधा इंटू आई एस था, तो हमने आई एस का मान रखा। अब इसको पहले हम अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, फिर उसके बाद इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो Z2 प्लस ZL है ना, उसका, अब जैसे ये दोनों डॉट में हैं तो इसके हर टर्म का दूसरे वाले के ब्रैकेट वाले के साथ गुणा होगा। जैसे Z1 है, इसका भी इन तीनों के साथ गुणा होगा, ZS है, उसका भी इन तीनों के साथ गुणा होगा। इसी तरीके से अगर इसे दूसरे वे में देखा जाए तो Z2 प्लस ZL जो है इसका इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। अब इधर Z2 प्लस ZL का Z3 के साथ गुणा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से Z2 प्लस ZL को कॉमन ले लेते हैं। Z2 प्लस ZL को हमने कॉमन ले लिया। अब Z2 प्लस ZL का एक बार तो Z3 के साथ गुणा होगा, तो ये ब्रैकेट इसको शो कर देगा, और एक बार जो है वो Z1 प्लस ZS के साथ होगा, तो यहाँ पे ये होने से ये भी हो गया। बच गया क्या, Z3 का Z1 प्लस ZS के साथ, ठीक है, ये बच गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये जो Z1 प्लस ZS प्लस Z3 है इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लेने से ये यहाँ अकेला बचेगा और इसके बट्टे में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आ गया। अब इस नीचे वाले से में से भी हम लोग क्या करेंगे, ZL को बाहर निकाल लेंगे। तो हम लोग जब ZL को बाहर निकाल देंगे तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो EZ3 बटे Z1 प्लस ZS प्लस Z3, और उसके बटे में क्या आ जाएगा, Z2 और ये वाला पार्ट प्लस ZL, ये हमारा IL का मान आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मान जो है, अब हम लोग जो सामान्य बीजगणित या सामान्य जो मैथमेटिक्स जो भी है हम यूज़ करके कर रहे थे, और लोड में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो है वो हमने निकाला है, ठीक है। अब हम लोग थेवेनिन अप्लाई करते हैं और फिर लोड वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। थेवेनिन क्या कहता है कि किसी भी द्वि टर्मिनल जाल जो रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त है उसको हम लोग कैसे जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत, ठीक है, और एक प्रतिबाधा ZEQ होती है, ठीक है, और जिसमें से हमें ज्ञात करना है वो लोड तो होगा ही। तो ZEQ क्या होती है, जिन टर्मिनलों के मध्य हमें धारा का मान ज्ञात करना है उनके मध्य मापित प्रतिबाधा है ZEQ, जब अन्य ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सर्किट दिया हुआ था उसके अंदर एक तो ऊर्जा स्रोत था, उसको हमने हटा दिया, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा थी ZS, उसको हमने यहीं रखा हुआ है। फिर Z1 Z3 Z2, और जिन टर्मिनलों के मध्य हमें धारा, अब लोड में से धारा का मान ज्ञात करना था, तो वो टर्मिनल A और B, इनके मध्य मापित प्रतिबाधा क्या हो गई, ZEQ। अब यहाँ से हम लोग इस सिरे से देखना शुरू करते हैं। इस सिरे से जब देखते हैं तो इधर चलते हैं, ये Z2 यहाँ नोड आ गया, ठीक है, तो ये Z1 प्लस ZL सीरीज़ में है और ये Z3 के साथ पैरेलल में है। तो इस भाग का तो जो नेट इम्पिडेंस होगा वो Z1 प्लस ZS सीरीज़ वाला और उसके साथ पैरेलल में Z3, तो वो हो जाएगा Z3 इंटू Z1 प्लस ZS बटे Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, ठीक है, और ये नेट इम्पिडेंस Z2 के साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कुल ZEQ का मान है वो ये आ जाता है, Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS बटे Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ठीक है। उसके बाद में हम लोग याद करते हैं EEQ का मान।
बुक में तो डायरेक्ट लिख रखा है, वैसे मैंने ई ई क्यू निकाल के दिखाया है। एग्जैक्टली ई ई क्यू क्या होता है? ई ई क्यू होता है जिन टर्मिनलों के मध्य हमें धारा का मान ज्ञात करना है उनके मध्य मापित वोल्टता। ठीक है, तो अब इन टर्मिनलों के मध्य हमें धारा चाहिए थी, तो इनके मध्य वोल्टता क्या है? ए और बी के मध्य। तो ए और बी के मध्य जब वोल्टता ज्ञात करेंगे ना, तो हमें ए और बी टर्मिनल को खुला रखना है। ये थेवेनिन प्रमेय की शर्त है। तो खुला रखना है, तो ये ओपन हो गया यहाँ से ए और बी। ठीक है, अगर ये ओपन हो गया तो ई से जो भी करंट जाएगी वो आगे नहीं जाएगी, सिर्फ एक लूप में ही जाएगी, क्योंकि आगे खुला परिपथ है तो आगे धारा जा ही नहीं सकती। खुला परिपथ मतलब अनंत प्रतिबाधा होती है। ठीक है, तो वहाँ करंट नहीं जा सकती, वो सिर्फ इस लूप के अंदर ही फ्लो करती है। तो इस लूप के अंदर अगर फ्लो करेगी तो लूप की जब हम लोग सोल्व करेंगे तो जैसे लूप में प्रवाहित धारा आई जो है वो क्या हो जाएगी? ई बटे नेट इम्पिडेंस। नेट इम्पिडेंस क्या होगा? ZS, Z1 और Z3। तो ये करंट क्या है? आई, ये हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इस Z3 जो है इसके ऊपर कितना वोल्ट का पतन हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर जैसे प्रतिबाधा पे अगर हम लोग देखना चाहें कि कितना अगर हम पर्टिकुलर एक प्रतिबाधा पर देखना चाहें तो जैसे Z3 पर कितना विभव पतन हुआ है, तो करंट तो सब में सेम जा रही है, तो I इंटू Z3 हो जाएगा। अब देखो हमने Z3 पर ही क्यों देखा है? हमने Z3 पर इसलिए देखा है क्योंकि इस पे जितना विभव पतन होगा इस पे भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज आर ऑलवेज इक्वल। समांतर शाखाओं में विभव पतन समान होता है। जितना इस पे होगा Z3 पे उतना ही A और B टर्मिनल के मध्य होगा। तो I इंटू Z3 जो है वो Z3 इसके ऊपर विभव पतन होगा यहाँ पे। तो I इंटू Z3 क्या हो जाएगा? E इंटू Z3 बटे ये, क्योंकि I का मान तो ये है, इसको गुणा कर दो Z3 से, तो ये हमारा EEQ का मान है। जैसे हमने ऊपर वाला एक्सप्रेशन निकाला था ना, उसके अंदर ये इसलिए ऊपर अलग करके लिखा था ये वाला, ताकि इसको हम दिखा सके कि ये EEQ है और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? ZEQ है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो लोड धारा उसका मान आ जाता है IEQ बटे ZEQ प्लस ZL, और यही क्या है? थेवेनिन प्रमेय का कथन होता है। इस तरीके से हम लोग किसी भी नेटवर्क को थेवेनिन प्रमेय से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थेवेनिन प्रमेय थी। तो एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो कोई भी नेटवर्क हमें दिया हुआ हो जिसमें ऊर्जा स्रोत और रैखिक प्रतिबाधाएं होती हैं, ठीक है, उसको हम एक ऐसे सर्किट में बदल देते हैं जिसमें केवल 1 वोल्ट का स्रोत, जिसकी विद्युत वाहक बल EEQ और एक प्रतिबाधा ZEQ होती है। ZEQ जो है, जिन टर्मिनलों के मध्य हमें धारा का मान ज्ञात करना है उनके मध्य मापित प्रतिबाधा है, जब सब ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दें। और EEQ क्या है? उन्हीं टर्मिनलों के मध्य वोल्टता है। तो EEQ क्या है? उन टर्मिनलों के मध्य मापित वोल्टता है। ठीक है, और उन टर्मिनलों को खुला रख करके, ठीक है, उन टर्मिनल को क्या करना है? खुला रखना है अपने को। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसी थेवेनिन प्रमेय पे बेस्ड। ये एक सर्किट हमें दिया गया है जिसमें से हमें क्या करना है? R3 में से धारा का मान ज्ञात करना है। तो थेवेनिन प्रमेय से R3 में धारा का मान ज्ञात करना है तो हमें ZEQ और EEQ चाहिए। तो ZEQ क्या है? जैसे R3 के ऊपर 2 टर्मिनल मान देते हैं, A और B नोड मान लेते हैं। तो R3 में से जैसे ZEQ ज्ञात करेंगे तो ऊर्जा स्रोतों को उनकी प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करेंगे, और ठीक है, तो प्रतिस्थापित करने के बाद आंतरिक प्रतिबाधा कुछ है नहीं, सर्किट ऐसा बन गया, और ये यहाँ पे ZEQ। अब देखो ये दोनों नोड हैं, दोनों नोड होने से ये 2 और 1 ओम जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। देखो ऊपर वाले सर्किट को और इसको कंपेयर करो, ऊर्जा स्रोतों को हटा दिया है, ठीक है, कुछ नहीं रहा, और इसके ऊपर ZEQ हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब ZEQ जो है वो क्या आ जाता है? ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए 2/3 ओम आ जाता है। फिर हमें ज्ञात करना है EEQ। तो EEQ के लिए इस टर्मिनल को खुला रखना है तो ये इस तरीके से ही रहेंगे।
अब जैसे करंट जो है वो ये वाला पाथ लेगी, क्योंकि ये बीच में खुला है तो इधर जा नहीं सकती, तो ये वाला पाथ लेगी। इसके लिए जब हम लोग लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इधर से शुरू करते हैं चलना। तो इधर से शुरू करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर 2 और 3 आई, फिर प्लस का 6। तो इस तरीके से आई का मान जो है वो क्या आ जाता है 0। आई का मान जब 0 आ गया तो उसका मतलब ये हो गया, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल वोल्टेज ऑलवेज इक्वल होती है, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पे वोल्टता 6 वोल्ट होगी। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको शो किया है -6 वोल्ट और यहाँ पे EEQ, ठीक है। तो करंट तो ज़ीरो है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो EEQ इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट हो गया। तो हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा हो गया, EEQ 6 वोल्ट, ZEQ 2/3 और ये ZL या लोड प्रतिबाधा कौन सी होती है, वो वही होती है जिसमें से हमें धारा का मान ज्ञात करना है, विच इज़ इक्वल टू 2 ओम, R3 जो हमारा है। तो हमारी IL जो है IL का मान जैसे हम लोग IL जो है वो क्या हो जाएगी EEQ बटे ZEQ बटे प्लस ZL। तो इसके अंदर हम लोग मान रख देंगे और इस तरीके से हमारा IL या लोड करंट जो है वो 2.25 एम्पियर आ जाता है। इस तरीके से आप किसी भी ब्रांच के अंदर धारा का मान जो है वो थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात कर सकते हो। अगर मान लीजिए हमारे इस एग्जाम्पल में वो पूछता कि R1 में धारा का मान और याद करो, तो हमें इस टर्मिनल को खुला रख करके यहाँ पे ZEQ मेज़र करना पड़ता और यहीं पे हमें वोल्टता मेज़र करनी पड़ती, ठीक है। जिस किसी भी शाखा में पूछेगा उस हिसाब से हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये थेवेनिन प्रमेय, व्हाट इज़ थेवेनिन प्रमेय, कहाँ अप्लाई करनी है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू।